1. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों की उपलब्धि का श्रेणीकरण। बी. रचनात्मक आकलन समय समय पर शिक्षार्थियों के विकास का सार प्रस्तुत करता है। सी. रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है एवं इसी प्रकार विपरीततः। डी. संकलनात्मक आकलन से अभिप्राय है कि आकलन अधिगम का एक निरंतर व अभिन्न अंग है। इसका सही उत्तर है सी. रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है एवं इसी प्रकार विपरीततः। अगला प्रश्न है 2. निम्न में से कौन सी अधिगम युक्ति जानकारी के प्रक्रमण में प्रभावशाली नहीं होगी? अ. शिक्षांकन और विभिसारना। बी. स्मृति सहायक विधियों का प्रयोग। सी. उदाहरण जनकारना। डी. निष्क्रिय अनुधावर्क। इसका सही उत्तर है डी. निष्क्रिय अनुधावर्क। अगला प्रश्न है 3. एक सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध कक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में कैसे योगदान देता है? अप्रतिकूल शिक्षण वातावरण बनाकर। बी. आपसी सम्मान और विश्वास को बढ़ावा देकर। सी. छात्र भागीदारी को हतोत्साहित करके। डी. पक्षपात को बढ़ावा देकर। इसका सही उत्तर है बी. आपसी सम्मान और विश्वास को बढ़ावा देकर। अगला प्रश्न है 4. आकलन मूल्यांकन की संक्षिप्त प्रक्रिया होती है जिसमें ज्ञान का परीक्षण किस स्तर पर होता है? अ. विस्तृत स्तर पर। बी. ऊपरी स्तर पर। सी. निम्न स्तर पर। डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी. ऊपरी स्तर पर। अगला प्रश्न है 5. शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करते समय ध्यान दिया जाता है। ए. क्या पढ़ाना है? बी. कैसे पढ़ाना है? सी. किन विद्यार्थियों को पढ़ाना है? डी. ये सभी। इसका सही उत्तर है डी. ये सभी। अगला प्रश्न है 6. शिक्षण उद्देश्यों के निर्धारण में किन बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है? अ. छात्रों की अभियोग्यता। बी. छात्रों की अभिरुचि। सी. ए एवं बी दोनों। डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी. ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न है 7. शिक्षक द्वारा निर्देशित ऐसी क्रियाएं जिनके परिणाम स्वरूप छात्र कुछ सीखते हैं क्या कहलाती हैं? अ. शिक्षण अभिक्रिया। बी. शिक्षण व्यूह। सी. शिक्षण विधियां। डी. शिक्षण रचना। इसका सही उत्तर है सी. शिक्षण विधियां। अगला प्रश्न है 8. शिक्षण की प्रक्रिया में मुख्य रूप से कौन सी शिक्षण विधियां निहित होती हैं? अ. शिक्षक केंद्रित विधि। बी. छात्र केंद्रित विधि। सी. आ और बी दोनों। डी. केवल बी। इसका सही उत्तर है सी. आ और बी दोनों। अगला प्रश्न है 9. मूल्यांकन शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए किस प्रकार के कार्य करता है? अ. व्यक्तित्व निर्माण में। बी. पुनर्बलन। सी. अभिव्यक्ति क्षमता में वृद्धि। डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी. पुनर्बलन। अगला प्रश्न है 10. के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं? अ. शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण लेने के लिए कहना। बी. अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना। सी. पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना। डी. जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना। इसका सही उत्तर है डी. जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना। अगला प्रश्न है 11. अपनी पीढ़ी में पहली बार विद्यालय जाकर पढ़ने वाले विद्यार्थी का समर्थन करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? अ. विद्यार्थी को अध्यापिका से वैतनिक निजी शिक्षण लेने को कहना चाहिए। बी. यू से बारंबार विद्यालयी अवधि के दौरान अपने आप पढ़ने के लिए घर भेज देना चाहिए। सी. उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को सम्मानजनक महत्व देते हुए क्रियाकलाप तैयार करने चाहिए। डी. उसे एक विशिष्ट विद्यालय में दाखिले के लिए भेज देना चाहिए। इसका सही उत्तर है सी. उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को सम्मानजनक महत्व देते हुए क्रियाकलाप तैयार करने चाहिए। अगला प्रश्न है 12. विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान और समझ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा डालते हैं।
बी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सहज बनाते हैं। सी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए अप्रासंगिक है। डी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सूक्ष्म भूमिका निभाते हैं। इसका सही उत्तर है बी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सहज बनाते हैं। अगला प्रश्न है 13। एक पुस्तकालय छात्रों के समग्र कल्याण में किस प्रकार योगदान देता है? अ अस्वास्थ्यकर आदतों को बढ़ावा देकर, बी विश्राम के लिए एक तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करके, सी संसाधनों तक पहुंच को सीमित करके, डी अतिरिक्त गतिविधियों को हतोत्साहित करके। इसका सही उत्तर है बी विश्राम के लिए एक तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करके। अगला प्रश्न है 14। सूक्ष्म शिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अ छात्रों का मूल्यांकन करना, बी शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, सी अनुसंधान का संचालन करना, डी कक्षाओं का अवलोकन करना। इसका सही उत्तर है बी शिक्षकों को प्रशिक्षण देना। अगला प्रश्न है 15। निर्देश तैयार करते समय एक शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके निर्देश अ छात्रों को भ्रमित और हतोत्साहित न करें, बी पाठ की सुविधा न दें, सी अधिगम को मध्यस्थ न करें, डी सीखने के हस्तांतरण में मददगार न हो। इसका सही उत्तर है अ छात्रों को भ्रमित और हतोत्साहित न करें।